प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका गायत्री कॉलेज सांचौर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में। ये क्लास बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए है, जिसमें हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट्स बॉटनी को। आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ये टॉपिक एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड है। एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। बीजांड काय की कुछ कोशिकाएं जो आर्किस्पोरियल सेल्स के रूप में व्यवहार करती है, समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर मेगास्पोर मदर सेल बनाती है। ये मेगास्पोर मदर सेल द्विगुणित होती है और बीजाणुद्भिद की अंतिम कोशिका मानी जाती है। इस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कुल 4 अगुणित मेगास्पोर बनते हैं। इनमें से बीजांडद्वारीय सीढ़ी को स्थित 3 मेगास्पोर निष्क्रिय हो जाते हैं या विघटित हो जाते हैं, जबकि निभागीय सीढ़ी की ओर स्थित शेष मेगास्पोर पोषण अधिक मात्रा में प्राप्त कर सक्रिय रहता है और अपने आकार में वृद्धि करता है। इस मेगास्पोर को सक्रिय मेगास्पोर कहा जाता है। मेगास्पोर के निर्माण की क्रिया को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इत्यादि जानकारी हमने प्रीवियस क्लास में प्राप्त कर ली है। आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सक्रिय मेगास्पोर विभाजित होकर पुनः एक बहुकोशिकीय संरचना का निर्माण करता है, जिसे युग्मोक्त भिद कहते हैं। क्योंकि ये युग्मोक्त भिद मादा युग्मक का निर्माण करेगी, इसलिए इसको मादा युग्मोक्त भिद कहते हैं। युग्मोक्त भिद के विकास की प्रक्रिया का अध्ययन सबसे पहले पॉलीगोनम पादप में खोजा गया था। इसलिए सामान्यतः युग्मोक्त भिद या भ्रूण कोष को पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोष के नाम से जाना जाता है। सक्रिय गुरु बीजाणु की संख्या 1 होती है और वो एक गुरु बीजाणु ही परिवर्तित होकर के बहुकोशिकीय युग्मोक्त भिद का निर्माण करता है। इसीलिए इसको मोनोस्पोरिक नाम देते हैं। पादप भ्रूण वैज्ञानिक डेविस ने सबसे पहले ये बताया था कि कुल 81% एंजियोस्पर्म में एक बीजाणु या मोनोस्पोरिक गैमेटोफाइट पाया जाता है, अर्थात केवल एक गुरु बीजाणु से संपूर्ण गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। आपके सामने बोर्ड पर कुछ डायग्राम दिख रहे हैं। हम इन डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। तो पहले डायग्राम ये देखिए, इसमें कुल 4 मेगास्पोर दिख रहे हैं। इसमें से एक बड़े मेगास्पोर जिसे फंक्शनल मेगास्पोर कहा गया है, जबकि 3 मेगास्पोर जो कि माइक्रोपाइलेंट से हैं, वो डॉट डॉट द्वारा प्रदर्शित हैं, वो निष्क्रिय होने वाले मेगास्पोर हैं। तो फंक्शनल मेगास्पोर सामान्यतः बीजांडकाय में निभागीय सिरे की ओर स्थित होते हैं। जो भी परिवर्तन होना है वो इस फंक्शनल मेगास्पोर में होता है। फंक्शनल मेगास्पोर या सक्रिय गुरु बीजाणु ही युग्मोक्त भिद को निर्मित करेगा, इसीलिए इस कोशिका को युग्मोक्त भिद की मात्र कोशिका कहते हैं। क्योंकि इस स्पोर का निर्माण मियोसिस के द्वारा हुआ है, इसलिए ये अगुणित है, अर्थात डेवलप होने वाला गैमेटोफाइट भी अगुणित प्रकार का ही होता है। फंक्शनल मेगास्पोर में
प्रारंभ में छोटी छोटी रिक्तिकाएँ पाई जाती है और इसका केंद्रक लगभग मध्य में स्थित होता है। डायग्राम नंबर बी को देखिए, छोटी छोटी रिक्तिका प्रदर्शित हो रही है और एक केंद्रक जो कि फंक्शनल केंद्रक है। इसमें समसूत्री विभाजन प्रथम होने से कुल 2 केंद्रकों का निर्माण हुआ। डायग्राम सी को देखिए तो कुल 2 केंद्रकों का निर्माण हुआ। छोटी छोटी रिक्तिकाओं के आपस में जुड़ने से एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप दोनों निर्मित केंद्रक विपरीत ध्रुवों की ओर गमन कर जाते हैं। एक केंद्रक बीजांड द्वारीय सिरे की ओर जाता है जबकि दूसरा निभागीय सिरे की ओर गमन करता है। इसके पश्चात दोनों सिरों पर स्थित केंद्रकों में पुनः एक समसूत्री विभाजन होता है, जिससे दोनों सिरों पर 2-2 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। इन्हें ध्रुवी केंद्र कहते हैं। ध्रुवी केंद्रकों में पुनः एक माइटोसिस डिवीजन हुआ, अर्थात ये माइटोसिस डिवीजन नंबर 3 होता है। इसके कारण दोनों ध्रुवों पर कुल 4 केंद्रकों का निर्माण होता है। तो 4 बीजांड द्वारीय सिरे की ओर स्थित होते हैं और 4 निभागीय सिरे की ओर स्थित होते हैं। इन चारों केंद्रकों में से एक एक केंद्रक भ्रूण कोश के मध्य में आ जाते हैं। इन्हें ध्रुवी केंद्र कहते हैं। इन ध्रुवी केंद्रकों के चारों ओर जीवद्रव्य संग्रहित होने के पश्चात इसके चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। अतः इस संरचना को द्वितीयक कोशिका भी कह सकते हैं। इनमें कुल 2 ध्रुवी केंद्रक पाया जाता है, अर्थात ये केंद्रक द्विगुणित द्वितीयक केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। डायग्राम नंबर ई को देखिए आप, जिसके मध्य में द्वितीयक या सेकेंडरी सेल हैं। इनमें एक केंद्रक निभागीय ध्रुवों की ओर आया हुआ है जबकि दूसरा बीजांड द्वारीय सिरे की ओर से उपस्थित हुआ है। इसके कारण ये 2n स्टेज को शो करता है। एक ही ध्रुवी केंद्र के आने के बाद में भ्रूण कोश के दोनों सिरों पर, दोनों ध्रुवों पर कुल 3-3 केंद्रक रहते हैं। इन केंद्रकों के चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाने से 3-3 कोशिकाएं बनती हैं। निभागीय सिरे की ओर स्थित तीनों कोशिकाएं लगभग समान आकार की होती है और इन्हें प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। ये प्रतिमुखी कोशिकाएं धीरे धीरे निषेचन के बाद में विघटित हो जाती है, जबकि बीजांड द्वारीय सिरे की ओर स्थित तीनों कोशिका में से एक कोशिका बड़े आकार की होती है। इसे अंड कोशिका कहते हैं या एक सेल कहते हैं, जबकि 2 पार्श्व कोशिकाएं अंड कोशिका थोड़ी सी छोटी होती है। इन्हें सहायक कोशिकाएं कहते हैं। अंड कोशिका तथा सहायक कोशिकाओं को मिलाकर इन्हें अंड उपकरण के नाम से जाना जाता है। तो अंड उपकरण में क्या क्या हुए? 2 सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका। इस प्रकार से निर्मित संरचना को मादा युग्मोद्भिद कहते हैं। इसमें कुल 7 कोशिकाएं होती है, 3 अंड उपकरण की, 3 एंटीपोडियल सेल्स की और 1 द्वितीय कोशिका। लेकिन इसमें केंद्रक कुल 8 होते हैं। 3 अंड उपकरण की एक कोशिका में, 3 एंटीपोडियल सेल्स की एक कोशिका में, जबकि 2 केंद्रक द्वितीय कोशिका में पाया जाता है। इसीलिए इसको 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय भ्रूण कोश भी कहते हैं। निर्मित होने वाला भ्रूण कोश सामान्यतः अधिकांश पादपों में पाया जाता है और पॉलीगोनम में खोजा गया था, इसलिए पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश भी कह सकते हैं। इस भ्रूण कोश में निर्मित होने वाले कोशिकाओं का भविष्य क्या है? एंटीपोडियल सेल निषेचन के बाद में प्राय
नष्ट हो जाती है। सेकेंडरी सेल निषेचन के पश्चात 3n कोशिका का निर्माण करती है जो भ्रूणपोष का निर्माण करने वाली कोशिकाएं बनाती है। साय कोशिका निषेचन के बाद में नष्ट हो जाती है, जबकि अंड कोशिका निषेचन के पश्चात जाइगोट का निर्माण करती है जिससे भ्रूण का निर्माण होता है। गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के बाद में हम अब पढ़ने जा रहे हैं इस गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर कैसी होती है। जैसा कि आपने डिस्कस किया कि इसमें कुल 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक होती है एंटीपोडियल सेल्स, एक एग एपरेटस, और तीसरी होती है सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी न्यूक्लियस भी उसको हम कह सकते हैं। हम एक एक कोशिकाओं के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एग एपरेटस, ये मूल रूप से बीजांड द्वारीय सिरे की ओर स्थित होगा। स्थिति कहाँ होगी इसकी? बीजांड द्वारीय सिरे की ओर। इसमें कुल 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, साय कोशिका, अंड कोशिका। साय कोशिका 2 होती है और दोनों का आकार लगभग समान प्रकार का होता है, लेकिन इन साय कोशिकाओं से बीजांड द्वारीय सिरे से कुछ विशेष तंतुल संरचना निकलती है जिन्हें फिलीफॉर्म उपकरण नाम देते हैं। फिलीफॉर्म या तंतुल उपकरण मूल रूप से साय कोशिकाओं का एक लक्षण है जो परागनलिका को भ्रूणकोश में प्रवेशित हेतु निर्देशित करती है। सहायक कोशिकाएं अल्पजीवी होती है। जैसे ही परागनलिका भ्रूणकोश में प्रवेशित हो जाती है, नरयुग्मक भ्रूणकोश में मुक्त हो जाते हैं, दोनों सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। एग एपरेटस की दूसरी जो कोशिका होती है वो अंड कोशिका है, और इसी अंड कोशिका या एग सेल को मूल रूप से मादा युग्मक माना जाता है। ये कोशिका साय कोशिका की तुलना में बड़े आकार की होती है। इसका आकार अंडाकार हो सकता है अथवा नाशपाती के आकार का हो सकता है। तो अंडाकार होने के कारण इसका आधारीय भाग होता है वो चौड़ा होता है, जिसके आधारीय भाग या चौड़े भाग के अंतर्गत केंद्रक पाया जाता है और इसके साथ में जीवद्रव्य स्थित होता है, जबकि इसके नुकले भाग की ओर एक बड़ी सी रिक्तिका उपस्थित होती है। तो इस प्रकार की संरचना है वो अंड कोशिका है। निषेचन के बाद में जाइगोट का निर्माण करती है। भ्रूणकोश के मध्य में दोनों ध्रुवों से आए हुए एक एक केंद्रक द्वारा निर्मित सेकेंडरी न्यूक्लियस या सेकेंडरी सेल अथवा उसको पोलर न्यूक्लियाई भी नाम दे सकते हैं। अब ऐसा माना जाता है कि दोनों सिरों से एक एक केंद्रक जो आता है वो सामान्य रूप से समान आकार का होता है, लेकिन मान्यता ये है कि समान आकार का नहीं होता है, बल्कि बीजांड द्वारीय क्षेत्र से सिरे से आया हुआ केंद्रक बड़े आकार का होता है, जबकि निभागीय सिरे से आने वाला ध्रुवीय केंद्रक छोटे आकार का होता है। तो ये दोनों आकार में असमान होता है, लेकिन फ्रिटिलेरिया नाम प्लांट में निभागीय सिरे से आने वाला केंद्रक बड़े आकार का होगा, जबकि बीजांड द्वारीय सिरे से आने वाला छोटे आकार का होता है। दोनों केंद्रक मिलकर के सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करता है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, निषेचन के बाद में त्रिगुण कोशिका का निर्माण करती है जो कि भ्रूणपोष को निर्मित करने में प्रयुक्त होती है। इस गैमेटोफाइट की निभागीय सिरे पर स्थित तीनों कोशिका जो लगभग समान आकार की होती है वो एंटीपोडियल सेल कहलाती है। ये एंटीपोडियल सेल्स अल्पजीवी होती है और जैसे ही निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है एंटीपोडियल सेल्स नष्ट हो जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज के इस टॉपिक को हमने डिस्कस किया है फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण कैसे होता है और फीमेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर कैसी होती है। हम एम्ब्रियोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।